कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में अवामी रैली से खिताब किया, जिसमें इन्होंने पीएम मोदी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि पीएम मोदी महज भाषण देते हैं। राहुल गांधी ने नोटबंदी के ताल्लुक से भी मोदी हुकूमत को निशाना बनाया। उन्होंने नोटबंदी से मुल्क की मईशत मुतासिर हुई है, ऐसा खिताब करते हुए कहा। मगर ये बात हमारे प्रधानमंत्री को नहीं समझ आती। आप सबको लाइन में खड़ा कर दिया। हर भाषण में कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई, काले धन के खिलाफ लड़ाई, काले धन के खिलाफ लड़ाई। आप यहां बैंक के सामने खड़े थे, लाइन में आपने काले धन वालों को देखा? कोई आपको एक मिला? नीरव मोदी जो है 35,000 करोड़ रुपए वाला, वो मिला आपको लाइन में? अच्छा, एक बात मुझे बताओ, आजकल हिंदुस्तान में सब चोर हैं। नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, ये सब मोदी 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 कैसे हैं? अच्छा, पहले कहते थे मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना, इलेक्शन लड़ रहे हैं 2014 में पूरी कैंपेन की, कहते मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना, मुझे चौकीदार बनना है। उसके बाद चौकीदार ने भयंकर भयंकर चोरी की। अच्छा, कल मैंने देखा चौकीदार कहते हैं कि हम सब चौकीदार। अच्छा भैया, चोरी तो आपने की, आप सबको चौकीदार क्यों बना रहे हो? चोर पकड़ा गया, कहता हम सब चौकीदार। 2014 में नहीं कह रहे थे हम सब चौकीदार, कह रहे थे मैं चौकीदार। भाषण याद रखिए मित्रों, मुझे चौकीदार बनाओ। उन्होंने ये नहीं कहा था मित्रों हम सब चौकीदार बनेंगे, मगर परसों कहते हैं हम सब चौकीदार। किसानों को और युवाओं को मदद की जरूरत है। नरेंद्र मोदी ने स्मॉल और मीडियम बिजनेस जो है, जो देश को रोजगार देते हैं, उनको नष्ट किया, खत्म किया नोटबंदी से और गब्बर सिंह टैक्स से। और जो छोटे बिजनेसेस हैं, मिडिल साइज बिजनेस हैं, आपको यहां दिखाई देंगे, इनको नष्ट कर दिया इन्होंने। प्रियंका गांधी की गंगा यात्रा का आज दूसरा दिन था। प्रियंका गांधी ने मिर्जापुर में दरगाह पर हाजिरी दी। प्रियंका गांधी की आमद पर दरगाह में जबरदस्त तैयारियां की गई थीं। प्रियंका गांधी ने अकीदत की चादर भी पेश की। इसके अलावा कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कारकुनान से मुलाकात भी की। उधर कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ तरक्की की बात करते हैं, लेकिन जमीन पर कुछ भी नजर नहीं आता। इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने बीजेपी को जवाब देते हुए कहा कि 70 साल के रट की भी एक्सपायरी डेट होती है। वो रिपोर्ट कार्ड जो है, जमीन पे आकर जरा देखें कि क्या स्थिति है। ये रिपोर्ट कार्ड प्रचार ये लगता बहुत अच्छा है, लेकिन जमीन पे कुछ नहीं है। मैं रोज लोगों से मिल रही हूँ, रोज मुझे यही पता चल रहा है कि चाहे किसान हो, नौजवान हो, स्टूडेंट हो, शिक्षा मित्र हो, आंगनवाड़ी, आशा बहू, सब प्रताड़ित हैं, सब प्रताड़ित हैं। उनको कुछ नहीं मिला। कहीं कहीं ऐलान हुआ है कि 17,000 की आपको वेतन मिलेगा, और आज तक नहीं मिला है। 2 सालों से 8,000 पे चल रहे हैं। और जहां तक इनकी ये 70 साल वाली रट है, इस रट की भी एक्सपायरी डेट है। 5 साल से आप सरकार में रहे हैं, 5 सालों में आपने क्या किया? वजीर आला योगी आदित्यनाथ का कहना है कि यूपी में कांग्रेस बीजेपी के लिए कोई चैलेंज नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को 2 सीटें हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा। न्यूज 18 इंडिया के प्रोग्राम में योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि आम चुनाव में बीजेपी को जीत हासिल होगी और उत्तर प्रदेश में पार्टी 74 सीटें जीतेगी। भाई, अगर मुझे प्रचार करने का अधिकार है तो राहुल जी और प्रियंका जी को क्यों नहीं? मैं अपनी पार्टी के लिए करूंगा, वे अपनी पार्टी के लिए करेंगे। लेकिन एक बात सच है, जिस कार्य को नेहरू गांधी परिवार की 4 पीढ़ियां नहीं कर पाई, मोदी जी ने 4.5 वर्षों के अंदर नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से अविरल गंगा, निर्मल गंगा की उस परिकल्पना को साकार किया है। अब कांग्रेस को
कम से कम गंगा की अविरलता और निर्मलता पर प्रश्न उठाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उनकी नेता स्वयं उसी मां गंगा की यात्रा करते हुए अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रही है। तो गंगा का सहारा अंततः लेना ही पड़ा, मां गंगा का आचमन अंततः उनको करना पड़ा। जो कांग्रेस के नेता गंगा जी की अविरलता और निर्मलता पर प्रश्न उठा रहे थे, मुझे लगता प्रियंका जी ने उसका सही जवाब दे दिया। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता कि प्रियंका जी के साथ राहुल जी भी होते और उनका गठबंधन के सहयोगी अखिलेश जी और मायावती जी भी होती, एक साथ यात्रा ये लोग करते। देखिए, हमारे लिए कांग्रेस कोई चुनौती नहीं है। चुनौती कांग्रेस इसलिए भी नहीं है, कांग्रेस के पास यूपी में कुछ भी नहीं है। नेटवर्क 18 की स्टेज पर यूपी के साबिक वजीर आला अखिलेश यादव ने पीएम मोदी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने एक चौकीदार के ताल्लुक से पीएम मोदी पर तंज किया। इन्होंने कहा कि जब घर का चौकीदार लापरवाही करे तो उसके साथ लोग क्या करते हैं। जिस दिन देश के बड़े बड़े मंत्री, उनके लोग अपना नाम बदल रहे थे, अपने नाम के आगे चौकीदार लिख रहे थे, उस समय किसान ने आत्महत्या कर ली। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि हो, कहते हैं मैं भी चौकीदार हूं, सारे लोग चौकीदार कह रहे हैं, क्योंकि चाय वाला बचा ही नहीं कोई। अब चाय वाला कौन होगा फिर? ये क्या नाम बदल दिया आपने? नाम बदलने से कोई, मैं मान लीजिए मेरा नाम अखिलेश है, अखिलेश की हिंदी क्या हुई? भगवानों के भगवान। क्या मैं हो गया उससे? क्या मैं हो गया? आपने चौकीदार लिख लिया, लेकिन चौकीदार का काम क्या है? चौकीदार का काम क्या है? आप काम की वजह से ही तो कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं क्योंकि हमें जनता ने मौका दें हमें चौकीदारी का, हम कोई गलत काम नहीं होने देंगे, हम भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, हम बेरोजगार खत्म कर देंगे, हम किसान की आत्महत्या नहीं होने देंगे, दुनिया में हमारा सर सबसे ऊपर उठ जाएगा। इसीलिए तो चौकीदार हैं। तो और फिर अगर याद कीजिए आप, उन्होंने चुनाव में यही कहा था कि हम चौकीदार हैं, लेकिन अगर जनता ने उनकी बात पे भरोसा किया और 5 साल चौकीदारी का मौका दिया, और अगर हमारे आपके घर में कोई चौकीदार गड़बड़ कर दे तो क्या होता है चौकीदार के साथ? अखिलेश जी, एक सवाल। ये देश की जनता 15 लाख का हिसाब किताब लेगी, तो सोचो क्या। उधर जरा के मुताबिक दिल्ली में आप और कांग्रेस को साथ लाने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए कांग्रेस और आप के दरमियान इत्तेहाद पर साल से शुरू हो चुकी है। जरा के मुताबिक शरद पवार दोनों पार्टियों के दरमियान साल से कर रहे हैं। आपको बता दें कि आप लीडर और राज्यसभा रुकन संजय सिंह की शरद पवार से मुलाकात हुई है। आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की बहुत महीनों से हम बात सुन रहे हैं। अगर ये गठबंधन कल होता है तो मैं समझता हूं कांग्रेस की अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को अपने पद से या तो इस्तीफा दे देना चाहिए, और या केजरीवाल ने जो उनके ऊपर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगाए थे 2013 से, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं 24 घंटे के अंदर शीला दीक्षित को जेल में भेज दूंगा, तो उनको वो आरोप स्वीकार कर लेने चाहिए शीला दीक्षित को। क्योंकि ये तो नहीं हो सकता ना कि दोनों पार्टियां एक दूसरे पे भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही हैं और उसके बाद गठबंधन भी कर रही हैं। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ये बता दें कि अगर ये गठबंधन होता है तो वो शीला दीक्षित से माफी मांगने के लिए कब जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए थे, एफआईआर फाइल की थी और ये कहा था कि मैं इसको जेल भेज दूंगा। आज कांग्रेस का 90% कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करना चाहता। अजय माकन 4 साल से ये कह रहे हैं कि इनके आधे से ज्यादा मंत्री और विधायक भ्रष्ट हैं। उसके बाद भी सिर्फ ये इसलिए मिल रहे हैं कि दोनों ने अपनी दिल्ली कांग्रेस कमेटी की मीटिंग शीला दीक्षित की रिहायशगाह पर मुनक्किद की गई। मीटिंग के बाद एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हारून यूसुफ ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात के पेश नजर इस तरह की मीटिंग होती रहती है। हारून यूसुफ ने मजीद कहा कि दिल्ली में इंतखाबी तशहीर किस तरह से की जाएगी, इस पर बातचीत हुई। इन्होंने कहा कि कांग्रेस किसी भी चैलेंज का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। आम आदमी पार्टी का जो मामला है, जिस तरीके से वो पैर पकड़ रहे हैं, फिर धमकियां दे रहे हैं, फिर दरवाजे खोल रहे हैं, फिर दरवाजे बंद कर रहे हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं बौखलाहट का। जी, कांग्रेस किसी भी चुनौती को पेश करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, और जो पार्टी आला कमान का आदेश होगा उसको सभी लोग मानेंगे। देखिए, ये फैसला टेलीविजन चैनल के माध्यम से या अखबारों के माध्यम से नहीं होगा।
ये विदिन पार्टी जो भी फैसला होगा उसको सब स्वीकार करेंगे। सर आप भी तो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, आपका भी तो मत होगा। मैंने कहा ना, सलाह तो आपसे भी ली जाती है। मैंने कहा तो कि ये तमाम मुद्दे वो हैं जो पार्टी के अंदर तय किए जाते हैं, और जब भी कोई तय होगा तो आपको जरूर बताएं। उधर महाराष्ट्र में कांग्रेस को झटका लगा है। महाराष्ट्र हिजब-ए-इख्तिलाफ के लीडर राधाकृष्ण विखे पाटिल ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। बेटे सुजय के बीजेपी में शामिल होने के बाद उन पर दबाव था, इन्हें कांग्रेस में मुखालिफत का सामना करना पड़ रहा था। राधाकृष्ण के तरीक़ेकार पर भी सवाल उठाए जा रहे थे, जिसके बाद कांग्रेस के लिए ये बड़ा झटका माना जा रहा है। एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और आवाम से मुलाकात की। इस मौके पर ओवैसी ने मजलिस के हक में वोट देने की अपील की। मकामी अवाम ने असदुद्दीन ओवैसी का वालिहाना इस्तकबाल किया और गुलपोशी की। इस मौके पर उनके हमरा मोहम्मद मुअज्जम खां, रुकन असेंबली बहादुरपुरा के अलावा मजलिस के कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद रही। उधर कांग्रेस लीडर तारिक अनवर ने चौकीदार नाम पर तंज किया है। इस सिलसिले में उन्होंने प्रियंका गांधी का हवाला भी दिया। इसके अलावा बिहार सीट शेयरिंग मामले पर सेकुलर पार्टियों का महागठबंधन जल्द होना चाहिए ताकि बीजेपी को हुकूमत से दूर रखा जा सके और अजीम इत्तेहाद पर बिहार के लोगों की बेचैनी भी दूर हो सके। जी ने सही कहा कि गरीबों को चौकीदार की आवश्यकता नहीं होती है। जो बड़े लोग होते हैं जिनके पास काला धन होता है उसको बचाने के लिए उनको चौकीदार रखना पड़ता है कि उनके यहाँ चोरी ना हो जाए, डकैती ना हो जाए। देखिए बिहार में अभी भी हम लोग उम्मीद करते हैं बातचीत के जरिए कोई रास्ता निकलेगा, क्योंकि ये दोनों के हित की बात है। ख़ास तौर पर जो महागठबंधन है समझदारी से काम लेना पड़ेगा। जाहिर है लोग चाहते हैं कि तमाम विपक्षी दल एकजुट हों, और अगर एक साथ नहीं होंगे तो उसका सीधे सीधे फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। इसलिए लोगों में बेचैनी है। बिहार के लोग की इच्छा यह है कि महागठबंधन एक साथ मिलकर चुनाव लड़े। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को शिकस्त देने के लिए इत्तेहाद बना, लेकिन कांग्रेस को इत्तेहाद में शामिल नहीं किया गया। उधर बीजेपी का कहना है कि तीनों पार्टियां एक ही हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। कहा आपसे कि कांग्रेस पार्टी भी महागठबंधन में है। सुना आपने, ये अखिलेश यादव का बयान है, जिन्होंने खुद कहा था कि कांग्रेस इत्तेहाद में शामिल है। इस बयान के बाद कांग्रेस के रियासती सदर राज बब्बर सामने आए। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी आज गठबंधन के साथ ही समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के लिए, हम इन तीनों के लिए 7 सीटें छोड़ रहे हैं। अखिलेश यादव ने कांग्रेस को इत्तेहाद का साथी बताया तो कांग्रेस ने हाथ बढ़ा दिया, लेकिन अब इत्तेहाद को कांग्रेस का साथ पसंद नहीं है। अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश में एसपी, बीएसपी और आरएलडी बीजेपी को हराने की काबिलियत रखती है। कांग्रेस पार्टी किसी तरह का कंफ्यूजन पैदा ना करे। वैसे अखिलेश यादव ने वक्त रहते अपने बयान से पलटी मार ली, लेकिन कांग्रेस पर लगातार हमलावर बीएसपी ने एक बार फिर कांग्रेस पर हमला किया। मायावती ने लिखा, कांग्रेस यूपी में पूरी तरह से आजाद है कि वो 80 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर अकेले इंतखाब लड़े, वरना हमारा इत्तेहाद बीजेपी को शिकस्त देने के लिए अहल है। कांग्रेस जबरदस्ती यूपी में 7 सीटें छोड़कर लोगों को कंफ्यूज ना करे। मायावती के ट्वीट के बाद बीएसपी लीडर राम गोविंद चौधरी ने मायावती के बयान पर हाँ में हाँ मिलाई और कांग्रेस को नसीहत दे दी। अरे उनके छोड़ने का कोई मतलब नहीं है, कहिए तो वो भी लड़ ले, हम लोग लड़े तो पता चल जाएगा। तो राष्ट्रीय तो दिल्ली पहुंचेगा ही नहीं पहुंचेगा। वैसे एसपी और बीएसपी अब कांग्रेस से पीछा छुड़ाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी पैगाम यही दे रही हैं कि बीजेपी को हराना है। बीजेपी को भी यकीन हो गया है कि अपोजिशन में खड़ी पार्टियां अगरचे अलग अलग दिखाई दे रही हों, लेकिन अंदरूनी तौर पर सब एक है। सपा बसपा कांग्रेस ही अलग अलग नहीं है, इनका आपसी तालमेल अंदर से बना हुआ है। कांग्रेस ने उनके लिए 7 सीटें अपने सुविधा अनुसार छोड़ दी और गठबंधन ने रायबरेली और अमेठी कांग्रेस की सुविधा के अनुसार छोड़ दी। अखिलेश यादव ने पैगाम तो यही दिया है कि इत्तेहाद में कांग्रेस साथ नहीं है। उधर बीजेपी को कुछ और लगता है। ऐसे में
उत्तर प्रदेश की सियासत में आगे क्या दिलचस्प तस्वीर देखने को मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। उधर झारखंड में अजीम इत्तेहाद में सीटों की तकसीम पर तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है और कांग्रेस ने एक तीर से 2 निशाना भी लगा दिया है। क्या है मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। झारखंड में अजीम इत्तेहाद पर तस्वीर साफ नहीं। लेफ्ट ने ठुकराया अजीम इत्तेहाद का ऑफर। ये वस्तुगत आकलन पर खड़ा हमारे संघर्ष के बल पर हासिल एक दावेदारी है, इसके साथ कॉम्प्रोमाइज करने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। कोडरमा सीट छोड़ने से किया साफ इनकार। को लेके शर्त है, उसमें तो हम ही हैं, माले है, तो इसलिए हम वहां से उस सीट को छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। अजीम इत्तेहाद के फॉर्मूले को लेफ्ट पार्टियों ने ठुकरा दिया है। लेफ्ट पार्टियां किसी भी सूरत में कोडरमा सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। कोडरमा को छोड़कर किसी एक जगह से इंतखाब लड़ने के ऑफर को CPI-ML ने ठुकराते हुए इसे मजाक बताया है। वहीं रुकन असेंबली अरूप चटर्जी ने अजीम इत्तेहाद और बाबूलाल मरांडी से कोडरमा सीट छोड़ने की अपील की है। अगर फर्स्ट और सेकंड के फॉर्मूला में जो उन लोगों ने तय किया था उस पर यह किया जाए तो कोडरमा हम समझते हैं जो लेफ्ट पार्टीज को छोड़ना चाहिए, और खास करके बाबूलाल जी से हमने आगे भी अपील किया है। दरअसल ये सारा खेल कांग्रेस का है। हेमंत सोरेन के दबाव में कांग्रेस ने लेफ्ट पार्टियों को सीट देने की इजाजत तो दे दी, लेकिन कोडरमा सीट छोड़ने की शर्त रख दी, जबकि कांग्रेस को पता है कि 2017 के इंतखाब में CPI-ML को कोडरमा में 2,66,000 वोट मिले थे और CPI-ML पार्टी दूसरे मकाम पर थी। मतलब CPI-ML किसी भी हाल में सीट नहीं छोड़ना चाहेगी और JVM सरबराह बाबूलाल मरांडी की ख्वाहिश वहीं से लड़ने की है, मतलब वो भी सीट नहीं छोड़ेंगे। यानी कांग्रेस ने एक तीर से लेफ्ट पार्टियों और JVM दोनों का शिकार कर लिया। लेकिन पेच सिर्फ लेफ्ट पार्टी का ही नहीं है, मामला RJD से भी फंसा हुआ है। RJD का दावा 2 सीटों पर है और कांग्रेस 1 सीट से ज्यादा देने के बारे में सोच भी नहीं रही है। नहीं, बिल्कुल हम अपनी बात रखे हुए हैं। 2 सीट हम जरूर चाहेंगे कि दोनों सीट मिले। अब सवाल है कि गठबंधन है, गठबंधन में अगर नहीं होता है तो सारे लोगों को अधिकार है चुनाव लड़ने का, उम्मीदवार देने का। अब जो भी लोग गठबंधन के बातों से सहमत होंगे वो गठबंधन के साथ होंगे, जो गठबंधन से दूर रहेंगे वो अलग चुनाव लड़ेंगे। इसमें कांग्रेस पार्टी इसमें क्या कर सकती है? सीटों की तकसीम का ये मामला अजीम इत्तेहाद को किस किनारे लाएगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जल्दी ही इत्तेफाक राय नहीं हुई तो अजीम इत्तेहाद को नुकसान उठाना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। मुसलमान मुझे वोट दें या ना दें लेकिन मेरे लिए दुआ जरूर करते हैं, ये कहना है बीजेपी के लीडर मरकजी वजीर DV सदानंद गौड़ा का। देखिए ये खास रिपोर्ट। बेंगलुरु नॉर्थ हल्के के मौजूदा MP मरकजी वजीर DV सदानंद गौड़ ने अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है। हालांकि बीजेपी ने अभी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन DV सदानंद गौड़ अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे हैं और आने वाले इलेक्शन में बीजेपी को दोबारा कामयाब बनाने की अपील भी कर रहे हैं। सदानंद गौड़ की इंतखाबी मुहिम में बीजेपी के अक़लियती लीडर भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू से खास बातचीत में सदानंद गौड़ा ने कहा कि मुसलमान उन्हें वोट दें या ना दें लेकिन उनके लिए दुआ जरूर करते हैं। सदानंद गौड़ा ने कहा कि जब वो वज़ीर आला थे तो उन्होंने हज भवन की तामीर के लिए 40 करोड़ रुपए फराहम किए। उनसे पहले किसी ने भी ये काम नहीं किया। There is allegations that you have neglected the minorities dominated areas. You have not visited Pulkeshi Nagar. You have not visited the Yashwantpur areas where the minorities are in number. I would like to tell you, I would like to tell you one thing. Sir, since last 60 years, there was no Hajj Bhavan in Karnataka. When I was the Chief Minister, I gave 40 crore lakhs and Hajj Bhavan was constructed. Almost all the Muslim brothers, they may vote or may not vote, that I don't know. But everybody says that Sadananda Gowda is the man who gave us Hajj Bhavan, and they are praying with the Lord Allah that everybody should bless Sadananda Gowda. This is the situation that is.
बीजेपी अक़लियती मोर्चे के साबिक नायब सदर चांद बादशाह कहते हैं कि कांग्रेस और जेडीएस पार्टियां मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ नजरअंदाज करती रही हैं। आज जो है कांग्रेस और जेडीएस की जो तालमेल जो चल रही है वो बहुत ही जो है ख़राब चल रही है। कांग्रेस के जो है मुसलमानों को जो है इतनी ज़्यादत कर रही है, ये एक पार्लियामेंट सीट देने के लिए ये लोग इतना सर्कस करना ज़रूरी है क्या? पहली बात। दूसरी बात जो है जेडीएस भी इसी तरीके से जो मुसलमानों को जो है जो आज के दौर में जो है किनारा कर रहे हैं वो बहुत ही दुख की बात है। हमने बहुत करीब से देखा है और आज जो है जनाब सदानंद गौड़ा जी ने हमको जो है बहुत इज्जत अफजाई से बातचीत की। कर्नाटक में जब भी इंतखाबात आते हैं तो कांग्रेस और बीजेपी हज भवन की तामीर का सेहरा अपने अपने सर बांधने की कोशिश जरूर करते हैं, जबकि हकीकत ये रही कि हज भवन की तामीर का काम बीजेपी के दौरे इख्तियार में शुरू हुआ और कांग्रेस के दौरे हुकूमत पे मुकम्मल हुआ। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हलूर की रिपोर्ट। रियासत आंध्र प्रदेश के वजीर आला तेलुगुदेशम पार्टी के सरबराह चंद्रबाबू नायडू ने इंतखाबी तशहीर के तहत कर्नूल का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने अवाम से अपील की कि वो तेलुगुदेशम पार्टी के उम्मीदवारों को अपना कीमती वोट दें और पार्टी को मजबूत करें। उन्होंने कहा कि तेलुगुदेशम हुकूमत ने पिछले 5 सालों में रियासत की अवाम की तरक्की के लिए बड़े पैमाने पर काम किया है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हमने किए गए वादों को मुकम्मल किया। साथ ही चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी केसीआर और जगन मोहन रेड्डी पर तनकीद का निशाना साधते हुए कहा कि ये तीनों पार्टियां मिलकर आंध्र प्रदेश के अवाम के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। वहीं इस बार इलेक्शन में अकोला से इंडियन मुस्लिम लीग ने लोकसभा इंतखाबात में अपने उम्मीदवार खड़े करने का फैसला किया। इस सिलसिले में पार्टी के रियासती सदर अफसर अली की रहनुमाई में अकोला में पार्टी कारकुनों के साथ इजलास तलब किया गया, जिसमें इंतखाबात से मुतालिक मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादले ख्याल किया गया। पार्टी लीडरों के मुताबिक सेकुलर वोटों के मुंतशिर होने का डर मुसलमानों को दिखाया जाता है, ताहम इन्हें कोई भी पार्टी खातिर खा नुमाइंदगी का मौका नहीं देती। यही वजह है कि इंडियन मुस्लिम लीग खुद मुस्लिम नुमाइंदों को मैदान में लाना चाहती है। वहीं 2019 लोकसभा इंतखाबात के लिए अकोला में आज से पर्चे नामजदगी का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसके लिए जिला इंतजामिया ने तमाम कार्रवाई मुकम्मल कर ली है, ताहम पहले दिन किसी भी उम्मीदवार ने अपना पर्चे नामजदगी दाखिल नहीं किया। पर्चे नामजदगी की आखिरी तारीख 26 मार्च है। वाज़ेह है कि अकोला जिले में 18 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। उधर उत्तर प्रदेश में दूसरे मरहले में अलीगढ़ में होने वाले पार्लियामानी इंतखाबात के लिए आज से पर्चे नामजदगी का अमल शुरू हो गया है। जिला इंतजामिया ने इसके लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। जिला कलेक्ट्रेट पर सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं और आज से शुरू हुई पर्चे नामजदगी का अमल 26 मार्च तक जारी रहेगा। पर्चे नामजदगी सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक की जा सकेगी। अलीगढ़ के डीएम चंद्रभूषण सिंह ने पर्चे नामजदगी की तैयारियों से मीडिया को वाकिफ करवाया। शुरू होगी और उसके लिए जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो पूरी कर ली गई हैं। जो एआरओ मैं तो रिटर्निंग ऑफिसर हूँ, मेरे साथ एक एआरओ जो नॉमिनेशन लेंगे उनके साथ बाकायदे जो आयोग के आदेश निर्देश उनकी एक हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी डिटेल में हो गई है। क्या क्या चीज़ें नॉमिनेशन की ज़रूरी हैं, नॉमिनेशन के लिए, स्क्रूटनी के लिए, सिंबल अलॉटमेंट के लिए, विड्रॉल के लिए, ये सारी पूरी प्रोसेस की वो जानकारी जो लेटेस्ट आयोग के निर्देश हैं। कर्नाटक के रायचूर जिले में शराबबंदी आंदोलन शाह कर्नाटक से जुड़ी खवातीन ने लोकसभा इंतखाबात में किसी भी पार्टी को वोट न डालने का फैसला किया है। शराबबंदी आंदोलन शाह कर्नाटक की रुकन विद्या पाटिल और दिगर खातून तंजीमों के अरकान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। विद्या पाटिल ने बताया कि वो गुज़िश्ता कई बरसों से शराब बंद कराने के मुतालबे को लेकर मुहिम चला रही हैं और कई बार इस सिलसिले में भूख हड़ताल, धरने और एहतजाजी मुजाहरे किए गए हैं। इसके अलावा कई इंतखाबात आए और चले गए, लेकिन शराबबंदी का वादा आज तक पूरा नहीं हो सका। इन्होंने कहा कि शराब की वजह से कई खानदान तबाह और बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन रियासती और मरकजी हुकूमत सिर्फ शराब से हासिल होने वाली आमदनी पर ध्यान देती है, क्योंकि वो आमदनी उनके लिए अजीज है। लोकसभा इलेक्शन के लिए सियासी जमातें समेत
समाजी तंजीमें भी मुतहर्रिक हो गई हैं। कोलकाता में सियासी जमातों की जानिब से उम्मीदवारों के नामों के ऐलान पर समाजी तंजीमों ने एतराज जताया है। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों की फहरिस्त में 7 मुस्लिम उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं, ताहम इन नामों पर मुस्लिम तंजीमें एहतजाज कर रही हैं। उनके मुताबिक इन नामों में बेशतर ऐसे हैं जो मुस्लिम तबके और उनके मसाइल से दूर हैं। हो या 22% हो या जितने परसेंट हो, लेकिन हम जिसको खड़ा कर रहे हैं उसको वोट देना होगा। ये बात हो रही, अन्याय हो रहा है एक तरह से। एक गोया लैंप पोस्ट को हम खड़ा करेंगे, आपको देना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि जिनको पार्टी में रहना जाए, कुछ दिन के बाद वो मुसलमानों से कहने वाली है, मैं ये आपको बता दे रहा हूं कि मुसलमानों को वोट देना है तो दें, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसा भी वो कहने वाली। तो इलेक्शन एक्सप्रेस में आज फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। आदाब।